नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े मारे फैसला आपका मैं आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में मौजूदा सत्र में पेश होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के अनुसार वक्फ बोर्ड के पुराने बिल में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि इसको लेकर गैर जरूरी अधिकार मिले हुए हैं। नए बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने सहित कई बातें शामिल हैं। वक्फ बोर्ड पर गरीब हिंदू मुस्लिम की जमीन हड़पने का आरोप है। सत्ता पक्ष से जेडीयू और टीडीपी इस बिल का कितना समर्थन करेंगे, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। कुछ मौलाना इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर 23 नवंबर को कांग्रेस पर वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। साथ ही कहा है कि 2014 में जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी। वक्फ बोर्ड को लेकर हमने जनता की राय भी ली, कई बिंदुओं पर उनसे सवाल भी पूछे। चर्चा के लिए इस वक्त देश का मजबूत पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा। हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर दिया। सुनिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। उधर बीजेपी नेता वी मुरलीधरन का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां दोहरा खेल खेल रही हैं। केरल में, कोचीन में, जहां ईसाई समुदाय, मछुआरा समुदाय अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन के मालिकों को अनुचित नोटिस दिया है, वहां सीपीएम और कांग्रेस के नेता आकर उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जब वे दिल्ली जाते हैं तो वे उन लोगों के सही अधिकार का विरोध करते हैं जो अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। The Congress and the communist parties are playing a double game on the issue of Waqf Amendment Bill. In Kerala, in Cochin, where the Christian community, the fishermen community, is on an agitational path for establishing their rights, where the Waqf board has given an unjust notice, unjustifiable notice to the owners of this. हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद बृजलाल जी हैं। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और आज इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य थे, खास करके जेपीसी में, वो ओम प्रकाश बिरला से मुलाकात की है और उन्होंने मांग की है कि इतना जल्दी जो है सो जेपीसी की रिपोर्ट तैयार नहीं होती और वक्त देना चाहिए। ऐसा है, काफ़ी हम लोगों ने काम कर लिया है और वो उसमें, हालांकि उसमें क्या हम लोगों ने किया तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने फील्ड विजिट बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अभी गुवाहाटी और वहाँ भुवनेश्वर, और इसमें जो दूसरी विजिट हुई उसमें अपोजिशन के लोग आए नहीं। अरे आना चाहिए था, अपनी बात कहना चाहिए था। तो उसमें काफ़ी काम हो चुका है और मैं समझता हूँ जल्दी ही वो जो अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी है वो अपना काम पूरा कर लेंगे।
16 विधेयक इस बार हैं लिस्टेड, जिसमें से एक वक्फ बोर्ड है, तो कब तक आ जाएगा? ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो विधेयक रखा गया है उसमें है सब्जेक्ट टू दी प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट बाय जेपीसी। तो जब जल्दी हो जाएगी उसके बाद वो भी आ जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई भी बात, किसी भी नाम का जिक्र तक संविधान में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सर, इस बिल को लेकर के विपक्ष काफी विरोध कर रहा है, स्पीकर से भी मिल रहा है, जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। विपक्ष की स्थिति ऊहापोह की बनी हुई है और किसी निर्णय की स्थिति में इसलिए नहीं जाता है कि विपक्ष कहीं कुछ रह नहीं गया है। चुनाव के परिणाम दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से होते चले जा रहे हैं वो मोदी के पक्ष में हो रहे हैं, तो विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ है, विरोध ही करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर, यूपी बाई इलेक्शन में बीजेपी ने 7 सीटें जीती 9 में से, लेकिन संभल की जो घटना, जिस तरीके से वहां पर घटनाएं चल रही हैं, तनाव बढ़ा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया है और उसकी पूरे देश में और प्रदेश में प्रशंसा हो रही है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे लगता है उससे ही बौखला करके बहुत कानूनी तरीके से संभल में जो कुछ हो रहा था, तो ये जो घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। साजिश थी सर ये, क्या पहले से प्लान था ये? प्लान तो पहले से था ही और ये प्लान केवल संभल के लिए नहीं, ये सारे देश के लिए ऐसे ही प्लान थे और हैं। मोदी हैं तो बचे हुए हैं। ये थे साक्षी महाराज, जिनका कहना है कि संभल की घटना पूरी तरह से प्लान्ड घटना थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करें, दोषियों को सख्त सजा दें। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब इसी मसले को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए, कुछ सवाल तैयार किए अपने सर्वे में, लोगों से हमने ये सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने। पहला सवाल हमने पूछा कि वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसने गरीब हिंदू मुस्लिम की ओर और सरकारी जमीन हड़प ली, मतलब गरीबों की जमीन हड़प ली, गरीब मुस्लिमों की जमीन, गरीब हिंदुओं की जमीन और सरकारी जमीन हड़प ली। आपकी इस पर राय क्या है? 75% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, जमीन हड़प। 25% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की व्यवस्था बनाई। आपकी राय? 32% लोगों ने कहा कांग्रेस का संविधान निर्माताओं के साथ ये धोखा है। 37% लोगों ने कहा कि कांग्रेस का वोटों के लिए यह तुष्टीकरण था। 27% लोगों ने कहा कांग्रेस ने ठीक किया और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, आचार्य लंकेश, हिंदू धर्म गुरु और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हाजी नाजिम खान के पास चलूंगा। नाजिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी हाय तौबा क्यों हो रही है? देश में हर चीज को लेकर एक कानून होता है, अगर इसको लेकर भी कानून बन जाए तो तकलीफ क्या है? तकलीफ जानना चाहता हूं आपकी। हाँ मनोज जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि देश में हाय तौबा, देखिए मुल्क तो संविधान से चलता है और देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। संविधान में जिक्र है, संविधान में वक्फ बोर्ड का जिक्र है, तो संविधान के तहत ही ये कानून के दायरे में आया है। बताइए, संविधान नहीं तो परमिशन दी थी कि संसद के अंदर ये कानून पास हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब जो संविधान के तहत कानून बनता है तो उसका हम सभी लोग, तो संसद के अंदर ये कानून पास हुआ तो ये कानून बन गया। अब एक और संविधान में बिल पेश होने जा रहा है, उसके बाद कानून के तहत इसको हटा दिया जाएगा। एक सरकार ने इसको पास कर दिया, दूसरी सरकार हटा देगी। हाँ मनोज जी, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है वो हम सबके जो मुस्लिम समाज है उन के बाप दादाओं की मिल्कियत है। और देखिए जो पाकिस्तान यहाँ से भारत के जो मुसलमान चले गए थे, जो जमीन है वो सरकार ने मुसलमानों के लिए बता दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और उन पे हमारा हक भी है
क्योंकि हमारे अपने पूर्वज, हमारे अपने बाप दादा वो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी जमीनों पर जाहिर सी बात है कि उन्होंने वक्फ कर दी, यानी वक्फ का मतलब अल्लाह की राह में दान कर दी। और देखिए उस जमीन को लेकर जिस तरीके से 1954 में वक्फ बोर्ड का एक कानून बनाया गया, मुसलमानों को वो जमीनें दी गई, और देखिए जाहिर सी बात है कि वो जमीनें हमारी अपनी है, और इन जमीनों पे जिस तरीके से सरकार की नजर है, तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अयोध्या वाली 13 एकड़ जमीन याद आ जाते, 13,000 जो आर्मी की जमीन थी, जो बड़े पूंजीपतियों को दे दी गई, उस पर किसी की बात नहीं हो गई, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ही नजर है। और एक बात और भी है मनोज जी, देखिए भारत के अंदर कितनी जमीनें आश्रम के पास है, कितनी जमीन मठ के पास है, उनका कभी सर्वे नहीं है, लेकिन जमीन सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री वक्फ बोर्ड कराई के गई है पास है, वही आश्रम और सब मठों के चीजें नजर जमीनों आती की। है। रजिस्ट्री है आश्रम और मठों के जमीनों की, रजिस्ट्री है हमारे पास, एक एक इंच की लिखा पड़ी है। जब अपने बाप का किसी का हक नहीं है, लेकिन हमारी जमीनों पर जिस तरीके से सरकार की नजर है, सरकार चाहते है कि हमारे अधिकार उसमें से खत्म करके पूंजीपतियों के हाथ दे दी जाए। इसी तरीके से अरे नाज़िम साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई चलिए हिंदू धर्मगुरु आचार्य लंकेश हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी बात कह दीजिए लंकेश जी। देखिए जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि वो दादा परदादाओं की हमारी जमीनें थी, और जो वक्फ बोर्ड का नियम है वो तो आज आप मान लीजिए हमारा कोई संस्थान है, हम विद्यालय चला रहे हैं, हम वहां पर आश्रम हमारा बना हुआ है, गौशालाएं बनी हुई हैं, कल को वक्फ बोर्ड से कोई एक नोटिस आ जाए कि ये जमीन हमारी है, तो हम उसके कागज दिखाएं कि रजिस्ट्री है, लिखा पड़ी है, इस सन में हमने कराई है, खसरा खतौनी दें और उसकी चैन डीड दें, इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, हमारी है, हमने दावा ठोक दिया, अब आप साबित करते रहिए कि आपकी है। तो कैसे ये बात संभव है भाई? हमको लीगल स्टैंप लगा करके हम दे रहे हैं। अभी तक वक्फ बोर्ड ने जिसपे दावा करा, इन्होंने कितनों के कागज वक्फ बोर्ड के ट्रूवेन केस में डाले हैं, कितने ट्रूवेन केस में इनका चल रहा है केस, ये बता देंगे, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे। अरे ट्रूवेन में चलने वाले केस के बाद हमारे भारत के अंदर सर्वोच्च वाले केस की बात मैं अभी आपको लखनऊ का देखिए बताता हूँ। आप झूठ बोलकर देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, बंद कर दीजिए। अगर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, आप कहाँ झूठ में जा रहे हैं? हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो ज्यादा अच्छा जानकारी हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आप गलत में आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी जमीन पे अभी तक वक्फ बोर्ड ने कहाँ दावा करा और कितने? लखनऊ में चंद्रमोहन स्वामी जी की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना स्टिकर चिपकाया और कहा ये मेरी जमीन है। 103 एकड़ जगह पर वो बेचारे कागज लेके साधु सन्यासी दर दर घूम रहे हैं। उनके यहाँ के जो बच्चे थे आश्रम में पढ़ रहे थे, उनको निकाल के बाहर खड़ा किया गया। क्यों खड़ा किया गया? डॉक्टर रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया। मनोज जी, मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दीजिएगा और मैं अपने को पैनलिस्ट से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब मैं अपनी पूरी बातें रख लूंगा तो प्रश्न पूछेंगे, मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा। देखिए अभी मेरे भाई को पैनलिस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं और कह रहे थे कि हमारे बाप दादाओं ने वक्फ को जमीन दी और ये वो वक्फ की जमीन हमारी है और उस पर हम दावा करते। मैं एक प्रश्न सिंपल साइंस से पूछना चाहूंगा, जवाब दे देंगे जब इनकी बारी आएगी। तो पिछले विगत 13 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टी जो है आज दोगुनी हो चुकी है। इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद इस देश में सबसे ज्यादा अगर संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। आज 9.4 लाख एकड़ की जगह जो है इनके पास है। और देखिए विडंबना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए स्वतंत्र भारत में तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन महजबी जमींदारी जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आई 1954 में, इसका गठन किया। और देखिए किस तरह से 1995 में इन्होंने असीमित शक्तियां दे दी। गरीब मजलूमों की जमीनें जो मस्जिद और मजार के पास है, अगर इन्होंने दावा कर दिया उस बेचारे के पास अपने परदादाओं की खसरा खतौनी तक नहीं रहती, वो कैसे सिद्ध करेंगे और कहां सिद्ध करेंगे ये भी जानने वाली बात है। इनके ही वक्त जो सर्वेयर रहते हैं वो वक्त ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अगर वो कह देंगे कि नहीं आपका खसरा खतौनी सही है तो ठीक है, नहीं तो ये कब्जा कर लेंगे। इस तरह से 13 साल में इन्होंने इस देश में अपनी संपत्तियों को दोगुना कर दिया है। और आज समय आ गया है कि हम कानून के माध्यम से अगर हमारे पास पेपर्स हैं तो हम प्रूव करें कि हम ये जो है ये हमारी संपत्ति है, जिसपे वक्त जो है वो असीमित शक्तियों का हवाला दे करके जो कांग्रेस पार्टी ने इनको दिया था
वो अपना दावा नहीं कर सकती। ये समय आ गया है और हम जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे, उन गरीब और मजलूमों के साथ न्याय करेंगे और उनकी संपत्तियों आप तो को कानून लेके आ रहे उनको देने हैं, का कानून लेके आ रहे हैं, और आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उस कानून में पूरा इस बातों का भी उल्लेख है। और अगर ये संसद में पास हो जाएगा, संभवतः पास हो ही जाएगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, और पास हो जाएगा तो ये स्वतः ही लागू हो जाएगा। सर्वे के कुछ और सवाल वो ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी। आपकी राय? 74% लोगों ने हाँ कहा, 25% लोगों ने ना कहा, और 1% व्यक्ति इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मुस्लिम विरोध के कारण वक्फ पर क्या टीडीपी और जेडीयू सरकार का समर्थन देगी? 73% लोगों ने कहा कि जनाब लगता तो है कि समर्थन दे देगी। 21% लोगों ने कहा कुछ अड़चन होगी, हो सकता है कि समर्थन नहीं देगी, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता विजय कौशिक। विजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी देश के तुष्टीकरण में विश्वास रखती है कि देश तुष्ट हो, मजबूत हो, लेकिन हम किसी जाति विशेष के तुष्टीकरण में कभी भी भरोसा नहीं रखते। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो आपने तो खुद ही कह दिया कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण में विश्वास रखती है, कुछ बचा ही नहीं अब तो। एक मिनट सुनिए ना, हाँ, आप तो स्वयं तुष्टीकरण की बात करने लगे। कंफ्यूज है कांग्रेस लोग कहते हैं तो आपको पूरा मान जाते हैं। लगता है रत्नाकर जी आपके संपर्क में हैं। टीवी डिबेट के अलावा भी लगता है संपर्क में है आपके। मेरी बात सुन लीजिए जी, देश को तुष्ट करना चाहते हैं, किसी जाति विशेष को तुष्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, मैं क्लियर कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रही बात संविधान के तहत, अगर वक्फ बोर्ड को लेकर कोई कानून बना और कोई दूसरी सरकार उसे बदलना चाहती है तो सबके अपने अपने राइट्स है। कांग्रेस पार्टी इसकी एवज में ये नहीं है कि अभी देश के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहेगी या हम मुस्लिमों के साथ मिलकर इस देश में कोई आग लगा देंगे। अरे भाई, हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है। अभी मेरे मुस्लिम भाई कह रहे थे, जो स्कॉलर है, कि भाई यहाँ से मुसलमान जो जमीनें छोड़कर गए, अरे भाई जो हिंदू वहां से छोड़कर आए पाकिस्तान से जमीनें, उनका क्या रहा, उनका भी बता दीजिए अगर आपको इतनी ही जानकारी है। भाई हमारा तो बड़ा सीधा सा कहना है कि ठीक है, सत्ता में रहते वक्त हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हो, जिनके परिणाम स्वरूप हम आज सत्ता से बाहर हैं, और अगर सत्ता में रहकर बीजेपी गलत काम करेगी तो उसको भी अपने कार्यों का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। इसी तरह देश की जनता जो चाहती है उसके आधार पर अगर कोई नीति बनती है जिससे हिंदू मुस्लिम सभी खुश हों, तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई बदलाव ऐसे होंगे जिससे इस देश का अमन चैन खतरे में पड़ता हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म होता हो, तो निश्चित तौर पर हम उस हर गलत बात का विरोध करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की कभी भी ये नीति नहीं रही कि हम जाति के आधार पर किसी का तुष्टीकरण करें। लेकिन विजय कौशिक साहब, आप मानते हैं वक्फ का मसला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, और अगर आप इसके मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले इस तरह की वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होता था, और जब विवाद हुआ तो फिर लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक ये पूरा मामला पहुंचा। ब्रिटेन में 4 जजों की एक बेंच बैठाई गई। जब 4 जजों की ये बेंच बैठाई गई तो उस वक्त वक्फ को अवैध करार दिया गया था। मतलब अंग्रेज की जो अदालत थी अंग्रेजों की, उसने भी इसे अवैध करार दिया था। लेकिन उसके बाद 54 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बाकायदा इसका गठन करवा दिया, फिर इसमें संशोधन होते रहे। 94 में राज्यों में भी वक्फ बोर्ड बन गया, और धीरे धीरे लगातार संपत्तियों में इजाफा हो गया। और यहाँ पर ये बात हिंदुओं की नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी मुस्लिम्स की हो रही है। यानी कि गरीब मुस्लिम हैं, उनकी संपत्तियों को भी वक्फ दावा ठोक देता है और उन पर भी कब्जा कर लेता है। नाजिम साहब, ये गरीब मुस्लिमों की भी बात है, और एक नहीं ढेर सारी शिकायतें उनकी, चाहे वो राज्य सरकारों में है, केंद्र सरकारों में है, वहां पर पड़ी हुई हैं, और उनको न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि आपके कानून के आगे, आपके अधिकार के आगे, आपके आदेश के आगे कोई चलता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आचार्य लंकेश जी की संपत्ति है, वो मंदिर की संपत्ति है या हिंदू की संपत्ति है, अगर वो मंदिर की संपत्ति भी है और अगर कोई व्यक्ति उस पर दावा भी ठोक देगा तो उसकी बाकायदा कलेक्टर के यहाँ शिकायत होगी। वो पूरा मामला अगर वहां वो संतुष्ट नहीं है तो वो निचली अदालत में जाएगा,
उसके वहां पर चलेगी। आपके यहाँ तो कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है, मतलब आपकी शिकायत भी आपकी, शिकायत का कार्यालय भी आपका, अदालत भी आपकी और पूरी कार्रवाई भी आपकी। हाँ देखिए मनोज जी, देखिए जिस तरीके से अभी कहा कि लंकेश जी की भी जमीन के बारे में बात करी गई, और मैं जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान से हिंदू छोड़ के भारत में आए उनकी जमीन के बारे में, तो मैं ये बात बता दूं, देखिए भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान से जो हिंदू भाई भारत के अंदर आए उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कि भी वहां जो वो जमीन है वो जमीन नहीं, कहाँ है। इसे ये लेकर भारत तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। व्यवस्था है ना, हाँ, शत्रु संपत्ति की व्यवस्था है ना, सुन लीजिए। इसे तो शत्रु संपत्ति की व्यवस्था आप मानते हैं। और इस तरह की ऐसी संपत्ति वो लोग जो पाकिस्तान चले गए जिनकी संपत्ति यहाँ है, वो शत्रु संपत्ति के तहत गृह मंत्रालय के अधीन आ जाती है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें वक्फ कैसे कब्जा कर लेगा? वक्फ कैसे आ जाएगा उसमें? देखिए मैंने इसीलिए जिक्र करा क्योंकि देखिए कौशिक साहब ने कहा ना पाकिस्तान का नाम लिया, तो मैंने इसीलिए जिक्र करा इस बात का। और देखिए दूसरी बात ये कि मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपका ये दावा था कि यहाँ से जो मुसलमान छोड़कर गए उन्होंने अपनी जमीनें वक्फ को दी, तो मैंने आपकी बात का एक खंडन इस बात को लेकर किया तो फिर जो हिंदू वहां से छोड़कर आए थे। देखिए नाजिम साहब, अब तो कांग्रेस भी आपकी बात का खंडन करने लगी है महाराष्ट्र परिणाम के बाद। हाँ सुन लीजिए, देखिए फिर मैं कौशिक साहब से ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर आपने वक्फ बोर्ड का जो ये अधिनियम था, कानून जो फिर संसद के अंदर क्यों बना दिया गया, जब आपको ये पता था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन यहाँ पे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी मुस्लिम समाज का में आप लोग सब में आ गए, इसीलिए आपने वक्फ बोर्ड का वो करा गया। मैं इसका जवाब दे दूं इस बात को, सुन लीजिए, अरे सुने, हाँ कौशिक साहब बात पूरी हो जाने दीजिए। अब देखिए जिस तरीके से ये कहा गया कि भाई जहां पे भी वक्फ बोर्ड बता रहे थे कि हमारी जमीन है, तो वहीं पे वक्फ बोर्ड के वो जिसकी जमीन होती है उसको सिद्ध करना पड़ता है। देखिए मैं एक बता देता हूँ, देखिए सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड के अंदर आप ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां पे आपको बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद भी वहां से आप कोर्ट में जा सकते हैं, जो संवैधानिक हमारी कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर जा सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते। लेकिन लंकेश जी फिर तकलीफ क्या है? अगर नाजिम बोल रहे हैं कि उसके बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, तो फिर तकलीफ क्या है? आपको क्या तकलीफ है? हाई कोर्ट नहीं, निचली कोर्ट में इसमें पहले आपको जाने का वही नहीं है। मान लीजिए आज के समय में हमारे आश्रम पर दावा होता है, तो हमारी गैया बाहर, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं, सब बाहर, वहां पर सील लग जाएगी, वो कहाँ जाएंगे? और आप भी जानते हैं कि किसी भी न्यायालय में 3 महीने 4 महीने पहले से सुनवाई नहीं है। तो अब इसमें तो गरीब, हम यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू को किनारे करिए, सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम भाई हमारा पिस रहा है इसमें। और अगर ये हम कह रहे हैं कि भाई बताइए लंकेश जी कितने परेशान है, लंकेश जी कितने परेशान है मुस्लिम भाइयों के लिए, और आप इनके भाईचारे पे सवाल उठाते हैं, और ये कितने परेशान है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को छोड़िए, हम तो गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए परेशान है। देख रहे हैं आप नाजिम साहब? हाँ मनोज जी, देखिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारत का मुसलमान संवैधानिक है, मजबूत है, वो संविधान को मानता है। मुसलमान की बात भाई साहब नहीं हो रही है। लंकेश जी सुन लीजिए, लंकेश जी, देश सुरक्षित हाथों में है। जब देश सुरक्षित हाथों में, तो जाहिर सी बात है भारत का मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भाई भी सुरक्षित है, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। और देखिए बात ही खत्म, बात ही खत्म हो गई, तो बात ही खत्म। फिर काय को कौशिक जी यहाँ बैठे और काय को रत्नाकर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर्वे के कुछ और सवाल है, सर्वे के कुछ और सवाल है, वो मैं ले लेता हूँ। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि वक्फ संशोधन क्या संसद में इस मौजूदा सत्र में पास हो जाना चाहिए? 78% लोगों ने कहा कि इसी सत्र में पास होना चाहिए। 21% लोगों ने कहा नहीं, अभी नहीं होना चाहिए। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, अंतिम सवाल, वक्फ संशोधन विधेयक में राज्य के बोर्ड में गैर मुस्लिम को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है, आपकी राय क्या है? 70% लोगों ने कहा सही है, 28% लोगों ने कहा गलत है, 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। मैं यहाँ डॉक्टर रत्नाकर जी के पास चलूंगा। रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ में आप हिंदू नियुक्तियों क्यों करना चाहते हैं, जबकि नाजिम साहब को, वक्फ बोर्ड वालों को इससे आपत्ति है कि साहब अब ऐसा भी मत करिए आप? देखिए ये प्रपोजल है, और जेपीसी के जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही जो संशोधन है वो किया जाए। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा, नाजिम भाई को थोड़ा सा और अध्ययन करके आना चाहिए। नहीं, अगर नाजिम भाई स्वीकार करते हैं कि नाजिम भाई स्वीकार कर सकते हैं, अगर सनातन बोर्ड में या इस तरह के जो भी बोर्ड हैं उनमें अगर आप एक आध मौलाना को डाल लें, तो नाजिम भाई भी स्वीकार कर लेंगे।
मैं 4 सदस्य, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि 4 नहीं, सदस्य देखिए इसमें हमारे ये मुस्लिम कमेटी भाई जो रहते हैं। गठित की जाएगी, मैं सवाल पे आना चाहूंगा, जी। उस महत्वपूर्ण बिंदु पे आना चाहूंगा। हाँ। ये तो अभी आने वाले समय में संशोधन में ये पता चल जाएगा कि कौन से कम्युनिटी के जो है लोग उसमें रहेंगे, बोर्ड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो आने वाले चीजों में पता चलेगा। अभी उस पर चर्चा हो रही है और जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही लागू किया जाएगा। दूसरी चीज देखिए, अभी नाजिम भाई कह रहे थे, अभी मैं तो आज मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से बातों पे मैं चर्चा करूं, क्योंकि जितने भी को पैनलिस्ट बैठे हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी स्वयं में स्वीकार कर ले रही है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और नाजिम भाई भी स्वीकार कर ले रहे हैं कि देश किसने कहा देश सुरक्षित हाथों में, भाई साहब झूठ मत बोलिए चैनल पर बैठकर। तो भाई मैंने कहा कि हम संशोधन देश लेकर को आएंगे, तुष्ट निश्चित करने रूप में से आप जो है भरोसा उसको रखते हैं, एक्सेप्ट किसी कर जाति लीजिएगा। विशेष को मैं करने में नहीं। बीच में नहीं बोलिए, प्लीज में नहीं बोलिए, बीच में मैंने किसी को बोला नहीं, आप बोलिए नहीं प्लीज। देखिए, नाजिम भाई को थोड़ी सी और जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। वक्त ट्रिब्यूनल में अगर कोई व्यक्ति जिसके जमीन के ऊपर ये अधिकार थोपते हैं कि ये जमीन हमारी है, वो वक्त ट्रिब्यूनल के पास जाता है, और वक्त ट्रिब्यूनल अगर हार जाता है वहां पे, तो वक्त ट्रिब्यूनल का एक वक्त एक्ट है सेक्शन 85, जिसमें यह साफ तौर पे लिखा है कि वो हारने के बाद हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकता है। उस सेक्शन में ये लिखा गया है। देखा नाजिम साहब, खत्म हो जाता है। आप कह रहे हो कि नहीं, हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और ये रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आप सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, और बहुत अच्छे से मैं अध्ययन करके आया हूँ, बहुत अच्छे से मैं अध्ययन करके आया हूँ। मैं आज भी बता सकता हूँ कि वक्त ट्रिब्यूनल में कितने केसेस पेंडिंग है और क्या क्या आप लोगों ने कहा दावा किया, वो सारी चीजें मेरे पास है। तो ये अरे तो सुनो ये भाई साहब, मनोज जी को एहसान करें, अपनी बातों को रख लो, फिर ये पूरे डिबेट में बोलते रहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, देखिए आज परिस्थिति ऐसी है कि वक्फ बोर्ड जो है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है, जिसकी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गरीब मजलूम है, उसके जमीनें जो है, ये वक्त जो है अधिकार अपना थोप देता है कि हमको ये संपत्ति जो है हमारी है, वो इनके ही ट्रिब्यूनल पे जाएगा। आपने कहा ना अभी, तो उसी संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, वक्त ट्रिब्यूनल का वही हाल है। ये मजहबी जमींदार हैं आज के जमाने में, और ये जो संपत्ति पे दावा ठोक देंगे, उसमें गरीब मजलूम बेचारा जिसका मसला खतौनी भी नहीं रहेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं लेगा, वो कोर्ट के पास भी नहीं जा सकता है। ये ऐसा प्रोविजन इसमें बनाया गया है जिसको हम संशोधन करके लाना चाहते हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भाई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हमारे जो बाप दादाओं ने आजादी के पहले वक्त में जो जमीनें दान कर दी, उन्हीं पे हमारा हक है। भाई साहब, आज आप बताइए कि मैं बता देता हूं आपको कि तमिलनाडु में एक हिंदू बहुल गांव है, उस पूरे गांव को ही वक्त में अपनी संपत्ति जो है वो घोषित कर दी है। आप उत्तर प्रदेश अरे दिल्ली के जो मंदिर हैं, दिल्ली के 5-6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, और वो तब के मंदिर है नाजिम साहब जब वक्फ बोर्ड बना भी नहीं था। भवन पे वक्फ बोर्ड जब बना भी नहीं था, वो तब के मंदिर है। नहीं, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता दें रत्नाकर जी, सारी चीजें यहीं से किनारे हो जाती है। इंडियन न्यूज देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, देश तो सुरक्षित हाथों में। जब ये मान ले देश सुरक्षित हाथों में है, तो हमें किस बात का वो है, उलझन ही नहीं करनी चाहिए। जो बिल आएगा वो स्वीकार है। भाई नाजिम साहब, क्या है ना, जैसे अभी तक वक्फ दूसरों से, वक्फ जब दावा कर देता है तो दूसरों से कागज मांगता है। अब जब इसमें कानून बन जाएगा तो वक्फ से भी पेपर मांग लिए जाएंगे, भाई जरा आप भी पेपर दे दो। अभी तक आप दूसरों की कॉपियां चेक कर रहे थे, जरा हम भी तो आपकी कॉपियां चेक कर लें। इसमें तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? हाँ मनोज जी देखिए, पहले जब मैंने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, हिंदू भाई भी सुरक्षित है, मेरी पूरी बात नहीं होने दी। मैंने कहा तो संभल में जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो संभल में जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो क्या राजनीति कर रहे हैं इस पे? सुन तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले जो बाबा ये कहते हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर वो सुरक्षित होते तो वो सरकार से बार बार अपील नहीं करते सनातन बोर्ड बनाने की। मेरी बात पूरी नहीं सुनी। नहीं, वक्फ बोर्ड से आपत्ति नहीं है, सनातन बोर्ड से कैसे आपत्ति हो गई आपको? हम तो कह रहे हैं ना कि 4 मुस्लिम सदस्य भी रखिए अपर लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे। नहीं है सनातन बोर्ड से, भाई आप बना लीजिए ना, सरकार से मांग कीजिए। हम लोग तो कहते हैं कि 11 साल आज मौजूदा सरकार को होने जा रही है, तो 11 साल में आपने अब तक सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनवाया? लेकिन आप चाहते हैं कि सनातन बोर्ड तो रहे लेकिन वक्फ बोर्ड न रहे। भाई तो ये तो ऐसा नहीं होगा।
वक्फ बोर्ड तो रहेगा इंसान। नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं रहने की बात किसी ने नहीं कहा है। नहीं हम की बात हो ही नहीं रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड नहीं होगा, वक्फ बोर्ड होगा, लेकिन उसके कुछ सदस्यों में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ठीक लोगों को जोड़ा जाएगा, कुछ महिलाओं को जोड़ा जाएगा, और जो असीमित अधिकार दिए हैं ना, मतलब जो फरमान जारी कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, अब आप दौड़ते रहिए, वक्फ के चक्कर लगाते रहिए, वो सब बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ के आदेश या उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वो तत्काल प्रभाव से डीएम यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वहां जाकर अपील कर सकता है। बाकी के लोग भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो हिंदू भी जाते हैं, तो डीएम के यहाँ जाकर अपील कर सकता है। और डीएम को लगता है कि अगर डीएम ने आपकी कापियां चेक कर ली, उस मुद्दे के वक्फ के पेपर चेक कर लिए, तो वो आपको फेल और पास कर देगा। उसको इतना अधिकार होता है, वो जिले का मालिक होता है। तो तमाम सारे कानून है, इसमें परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा लंकेश जी का, शुक्रिया करूंगा नाजिम साहब का, शुक्रिया करूंगा रत्नाकर जी और विजय कौशिक, दोनों मेरे साथ बजे रहेंगे, क्योंकि अगला जो मुद्दा है वो और बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है महाराष्ट्र का।